हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आज की इस क्लास में जिसमें कि हम लक्ष्मीकांत की समरी करने वाले हैं। कल जो है हमने कुछ टॉपिक्स किए ऑफ दिस चैप्टर 1 ऑफ इंडियन पॉलिटी ऑफ एम लक्ष्मीकांत। ओके, सो दिस इज़ द बाइबल और यू कैन से गीता ऑफ पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो है पॉलिटी का पार्ट करना है यूपीएससी के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए। सो दिस इज़ द वन विच इज़ द बेस्ट वन फॉर एनीवन, राइट। सो ये जो है दिस पर्टिकुलर क्लास इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी, आई एम खुशबू। आप जो है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्लस लाइक वीडियो को लाइक करिए, इनकरेज करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए जहाँ पर भी आपको लगता है कि दिस वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर देम, राइट। तो कल हमने कुछ टॉपिक्स किए लाइक दीज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई, रेगुलेटिंग एक्ट आए 73 74, आई मीन 1700s का है ये, ठीक है। देन 1833 1853, उसके बाद 1858 1861 क्राउन रूल आ गया। जब रिवोल्ट हुआ तो उसके बाद क्या आ गया, क्राउन रूल आ गया, क्योंकि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद ये जो सरकार थी यहाँ पर, सरकार कौन, मतलब जो कॉलोनी यहाँ पर ब्रिटिशर्स बना करके रखे हुए थे, तो उनको ये खौफ उनके अंदर बैठ गया कि अब भैया अब तो है यहाँ से हमको अपना बोरिया बिस्तर बांध करके भागना ना पड़े। जो इतना सारा पैसा जो है एक्चुअली में हमको यहाँ से मिल रहा है वो सारी की सारी चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाएंगी। सो दे फेल्ट लाइक दिस थिंग, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अब जो है जो रूल, मतलब जो क्वीन है, अब डायरेक्टली उन्हीं के ही अंडर से यहाँ पे सारा जो कार्यभार सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग विल बी हैंडल्ड ऑन बिहाफ ऑफ क्वीन ओनली। ओके, so this was the thing which happened after 1857 का रिवोल्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आया जिसमें कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंडियंस को एक्चुअली रखा गया। पोर्टफोलियो सिस्टम आया 1859 में। वाइस रॉय जो थे अभी उनको ये पावर दे दिया गया कि वो जो है वो रूल्स बना सकते हैं, दे कैन सेंड द ऑर्डर्स ऑल्सो, वो ऑर्डर्स भी दे सकते हैं फॉर द ट्रांजैक्शन पर्पस इन द बिजनेस इन द काउंसिल। काउंसिल से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन, मतलब कोई बिजनेस है एंड ऑल, कोई ऑर्डर देना है, कोई रूलिंग एंड ऑल, वो सारी चीज़ें करनी है, तो ये सारा काम जो है वो वाइस रॉय जो है वो कर सकते थे। ओके, सो दिस काइंड ऑफ पावर वॉज ऑल्सो गिवन टू देम। देन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 आया। इसका फीचर्स क्या हो, देखिए ईयर याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी बहुत मैटर करती है एंड ये जो फीचर्स आपको गिनाए जा रहे हैं ना कि कौन सा किसके अंडर क्या फीचर्स थे, ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होगा, यू विल बी लाइक सारी चीज़ का खिचड़ी मत बना लीजिएगा दिमाग में। बहुत ही क्रिस्प तरीके से आपको यहाँ पर जो है समरी प्रेजेंट करी जा रही है। प्लीज़ इसको आप प्रिंट निकाल लीजिएगा। आई विल शेयर दिस PDF ऑन माई टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा एंड प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग एंड इफ़ यू वांट टू ऐड एनीथिंग तो यहाँ पे बहुत सारी स्पेस है, यू कैन ऐड ओवर देयर, ठीक है। तो इसको आप वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, राइट। तो कीप ऑन रिवाइजिंग, बार बार इसको रिवाइज करेंगे किसके अंडर क्या फीचर्स है तो आपको वो याद हो जाएंगे। ओके, चलिए अब फीचर्स की बात करते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 का लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसके बारे में ये चीज़ आई, डिस्कस द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। तो ये चीज़ आया कि ठीक है अब जो बजट है उसको डिस्कस किया जाएगा, जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा उन क्वेश्चंस को आंसर दिया जाएगा। इलेक्शंस का इसमें कोई भी इस टाइप से जिक्र नहीं था। ओके, लॉर्ड लैंसडाउन जो थे वो इस टाइम यहाँ पर थे। नाउ द नेक्स्ट वन इज द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, 1905, सॉरी 1909 की अब यहाँ पर बात हो रही है। तो 1909 इट मीन्स दैट 1905 का जो बंगाल का पार्टीशन था वो हो चुका था। ओके, तो आप जो है ना बैकग्राउंड को भी बीच में मतलब जो चीज़ें हो रखी थी ईयर को ध्यान में रखिए। 1909 है तो इससे पहले क्या बहुत बड़ी घटना है जो वो हो चुकी थी, वो चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो यहाँ पे बंगाल का पार्टीशन जो इन्होंने बहुत ही गजब तरीके से इंडिया को डिवाइड एंड रूल का फंडा अपनाने के मतलब अपना करके उनको
बेसिकली चाह रहे थे कि किस तरीके से इनको तोड़ा जाए, तो वो बंगाल पार्टीशन किया था इन्होंने। उसके बाद ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 आया, लोगों ने बहुत उस चीज़ को लेकर के आवाज़ उठाई थी। सो इन्होंने क्या किया, लीपापोती के लिए सेंट्रल और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वहाँ पर इन्होंने नंबर्स बढ़ा दिए, 16 से 60 कर दिया। ओके अब जो मेंबर्स थे वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते थे, रेजोल्यूशंस मूव किया जा सकता था। एसोसिएशंस ऑफ इंडियंस, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो स्टार्ट कर दिए पार्टिसिपेट करना इन सारी चीज़ों में। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स को दे दिया गया। अगेन द डिवाइड एंड रूल वाला फंडा जो है इन्होंने बरकरार रखा है इस चीज़ को कि हिंदू और मुसलमान को हमेशा जो है इनको सेपरेट रखा जाए, ताकि ये लोग आपस में ही लड़ते रहो और हम यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई का फ़ायदा उठा करके ढेर सारा पैसा जो है वो यहाँ से कमाते रहें। एंड दे वर एट वेरी मच सक्सेसफुल ऑल्सो। और जब गए तो उसके बाद जाते जाते उन्होंने इंडिया को तोड़ते हुए गए। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया, विच वॉज अ काइंड ऑफ वेरी बैड डिसीजन फ्रॉम इंडियाज़ पॉइंट ऑफ व्यू। इंडिया की तरफ से अगर देखें तो बहुत ही ख़राब डिसीजन लिया था, लेकिन अगर एक कॉलोनी जो बनाना चाहते हैं, अपनी परमानेंट कॉलोनी बनाना चाहते, तो उनकी तरफ से देखें तो उन्होंने काफ़ी स्मार्ट डिसीजन लिया था। इसी का ही दूसरा फीचर है दैट अभी जो मुस्लिम्स थे वो दे कैन बी इलेक्टेड ओनली बाय द मुस्लिम्स ओनली। ये एक अलग ही फीचर दे दिया कि अब मुस्लिम्स जो हैं वो मुस्लिम्स के द्वारा ही इलेक्ट किए जाएंगे। एंड लॉर्ड मिंटो जो हैं उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है, क्योंकि ये इन्हीं के दिमाग की उपज थी। कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते थे तो उन्होंने सारा काम जो है गड़बड़ करके लो रख लीजिए, ये आपकी थाली में परोस दिया। कम्युनल चीज़ जो अभी तक है बहुत ज़्यादा जो है ये इन्हीं की बीज रोपी हुई है ब्रिटिशर्स की, जो अभी तक फल फूल रही है। अलग अलग जो पार्टीज़ हैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाती रहती हैं किसी न किसी तरीके से। खैर सो कम्युनल इलेक्टोरेट के जो पिताश्री हैं वो लॉर्ड मिंटो हैं। अब आया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वन, सो दैट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1919 का बहुत इंपॉर्टेंट है, 1935 का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनका मेंशन जो है आपको यहाँ पे भी मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें जो है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है इनमें से भी ले करके वहाँ पर इम्बाइब करी गई हैं, इसलिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी इसके फीचर्स क्या हैं। तो इसके फीचर्स में जो है मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो है इन्होंने सजेस्ट किए थे, उन चीज़ को लेकर के एक्शन लिया गया। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि सेपरेट कर दिया सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो थे उन दोनों को ही सेपरेट कर दिया। अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जो थे वो इसमें लगा दिए। बाईकेमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस को पहली बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस चीज़ को इन्होंने कराया कि ठीक है वी विल बी डूइंग दिस थिंग। क्योंकि जो लोग पहले क्या लोग डिमांड कर रहे थे कि अब जो है हमको आज़ादी, पूर्ण स्वराज बाद में आया, लेकिन उससे पहले ये लोग जो थे कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से इनको अपनी गवर्नमेंट बना करके दे दी जाए। ये लोग आपस में अपना मत्थापच्ची करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे एंड डिमांड करते रहेंगे, हम डिमांड सुनेंगे नहीं और हमारा जो राज्य है वो चलता रहेगा, हमारा जो राज है इंडिया के ऊपर वो चलता रहेगा। तो बाईकेमरलिज्म का जो फंडा है ये लेकर के आए एंड डायरेक्ट इलेक्शंस बोला कि भैया हम जो है अब डायरेक्ट इलेक्शंस भी यहाँ पर कराएंगे। इसके बाद और क्या किया, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में इन्होंने क्या किया, गवर्नर मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स में गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स विदाउट रिस्पॉन्सिबल। अगर ये जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के अंडर जो भी चीज़ें आती हैं वहाँ पे गवर्नर और मिनिस्टर्स जो होंगे वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल को। ओके यहाँ पे कोई स्टेट के गवर्नर की बात नहीं हो रही है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जो आज के डेट में गवर्नर है राइट, वहाँ पे वो इंडिया वाला। सो यहाँ पे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में क्या था, गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होंगे वो इसमें जो रिजर्व सब्जेक्ट्स में जो भी चीज़ें होंगी तो गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे किसी चीज़ के लिए। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होगी वो बाईकेमरल लेजिस्लेचर होगी। ये चीज़ भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इस चीज़ को कहा गया। सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए 6 को, इंडियन क्रिश्चियंस जो थे उनको, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को। अब यहाँ पे पॉइंट याद रखिए 1909 में इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया था
कम्युनल इलेक्टोरेट जो था वो चीज़ का इंट्रोडक्शन कर दिया था इन्होंने विद दैट ऑफ द मुस्लिम्स, ओके, मुस्लिम्स को दे करके। अब लेटर ऑन इन्होंने क्या कर दिया, सिख्स को भी दे दिया, जो इंडियन क्रिश्चियंस थे उनको भी दिया, एंड एंग्लो इंडियंस थे उनको भी दिया, एंड प्लस जो यूरोपियंस थे ना तो उनको भी दे दिया, ओके, जो यूरोपियंस लड़ना चाहते हैं। तो एक तरीके से हर पार्ट में हर एक छोटे छोटे पार्ट में इंडिया को बस ये डिवाइड कर देना चाहते थे। सो दिस इज़ व्हाट दे डिड। फ्रेंचाइजी, प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड पीएससी एट्सेट्रा, इन सारी चीज़ों को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ओके। सेपरेशन, प्रोविंशियल एंड सेंट्रल बजट्स को इन्होंने सेपरेट कर दिया, जो प्रोविंशियल बजट्स होंगे वो सेपरेट होंगे, सेंट्रल बजट्स होंगे वो सेपरेट होंगे। इसको किस तरीके से आप याद कर सकते हैं, जैसे कि हम जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना बजट पेश करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना बजट पेश करती है, तो वही चीज़ है ये भी, ठीक है। तो प्रोविंशियल और सेंट्रल बजट्स जो हैं इस एक्ट के अंतर्गत 1919 के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, इनको सेपरेट कर दिया। अब आया 1935 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या फीचर्स आ गया, ऑल इंडिया फेडरेशन एस्टैब्लिश किया गया, फेडरल लिस्ट लेकर के आए, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट लेकर के आए। आज के डेट में हम लोग के पास क्या है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है एंड कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट लिस्ट है जो स्टेट गवर्नमेंट का, एंड जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही बना सकती हैं उन सब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट्स, लॉस। एंड अगर सपोज कि स्टेट गवर्नमेंट का उन्होंने किसी टॉपिक के ऊपर बनाया हुआ है जो कि कंकरेंट लिस्ट में आता है और उसी पे ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी ले आती है एक्ट, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट होगा दैट विल प्रिवेल, ओके। रेसिड्यूरी पावर्स जो है वो वाइस रॉय को दिए गए, दे अबॉलिश्ड डायरार्की इन द प्रोविंसेस एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो थी वो दे दी गई, ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो थी वो दे दी गई। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ये 3 लिस्ट को, जो कि हम लोग अभी भी फॉलो करते हैं, ऑल इंडिया फेडरेशन एस्टैब्लिश किया गया। रेसिड्यूरीज पावर्स जो है वो वाइस रॉय को दी और इन्होंने डायरार्की जो है उसको अबॉलिश कर दिया, ओके। अब इन्होंने क्या कर दिया, प्रोविंशियल लेवल पे डायरार्की जो है उसको इन्होंने अबॉलिश कर दिया, लेकिन सेंट्रल लेवल पे इसको अडॉप्ट कर लिया, ओके। हायर लेवल पे अब इसको लेकर के चले गए। 6 out of 11 bicameralism was at the provinces level only and separate electorates were given to that of the depressed classes. So depressed classes का मतलब जो है जो कास्ट में लो कास्ट डिस्क्राइब करी जाती हैं, तो उन लोगों को, पिछड़ी जातियों को अब इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, तो व्हाट दे वर डूइंग, दे वर एक्चुअली सेपरेटिंग इन, ये इंडिया को ना पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, मुस्लिम्स को, उसके बाद सिख्स को ले आए, एंड अभी जो है डिप्रेस्ड क्लासेस जो हैं उनको भी ले आए, इन सभी को ही ये लोग सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे रहे थे, जो कि एक ही पार्ट थे इंडिया के, ओके। फ्रेंचाइजी वॉज एक्सटेंडेड, 10% ऑफ प्रॉपर्टी अगर है देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दैट ऑफ द वोटिंग पर्पज़। नेक्स्ट है कि इसमें 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अंतर्गत इन्होंने आरबीआई को एस्टैब्लिश किया, देन एफपीएससी, पीपीएससी, जेपीएससी, ये सारे जो है उनको एस्टैब्लिश किए गए, प्रोविंसेस लेवल पे जो है पीएससी वो सारी एस्टैब्लिश किए गए। फेडरल कोर्ट को एस्टैब्लिश किया 1937 में, ओके 1937 में इन्होंने फेडरल कोर्ट को भी एस्टैब्लिश किया। तो एज यू कैन सी दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के में ना इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो थी की अपनी तरफ से काफ़ी एफर्ट किए, बट बाय दिस टाइम ऑल दीज थिंग्स वर एक्चुअली नॉट दैट मच बेनिफिशियल, इनके लिए उतना ज़्यादा अच्छा प्रूफ नहीं हुआ, क्योंकि अब जो थे वो लोगों ने एकदम से बोल दिया था कि अब तो है हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है, अब जो है हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब जो है ये डायरार्की दे दीजिए, ऑटोनॉमी दे दीजिए, डिफरेंट लिस्ट दे दीजिए, बाइकैमरलिज्म दे दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, फेडरल कोर्ट ले आइए, अब हमारे ऊपर किसी भी चीज़ का जो है कोई असर नहीं पड़ने वाला। नाउ वी वांट इंडिपेंडेंस, दैट्स इट। सो
फाइनली अच्छा, इसमें यहाँ पे जो थे लॉर्ड वेलिंगटन थे उस टाइम, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट आता है 1947। तो 1947 में क्या हुआ कि अब जो है फाइनली इंडिया को आज़ादी मिलने वाली थी, ठीक है। तो इस चीज़ की घोषणा होनी है। तो इसके फीचर्स क्या हुए इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1947 में? सो ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटिश रूल जो है वो एंड हो गया। उसके आगे जो है फाइनली एक बड़ा सा जो है फुल स्टॉप लग गया, भैया बहुत हम लोगों को सता लिया, भग लो यहाँ से। वाइस रॉय ऑफिस जो है उसको अबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि अब इसकी ऑफिस की हमको कोई ज़रूरत नहीं थी, वैसे तो हमको पहले भी ज़रूरत नहीं थी जी। Secretary of State for India was also abolished. Obviously, we didn't want that also. British paramountcy over Indian princely states also ended. ये जो princely states थे, British paramountcy, उनके ऊपर जो इनका हक था, तो वो भी जो चीज़ था वो भी दी एंड हो गया उसका भी, ओके। एंड ये जाते जाते बोले कि जो भी ब्रिटिशर्स के एकदम डायरेक्ट कंट्रोल में आते थे, ब्रिटिश एम्पायर के, तो वो तो इंडिया का पार्ट हो गए। बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनकी मर्जी है कि उनको किसके साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ जाना है, इंडिया में ही रहना है, या फिर वो सेपरेट स्टेट रहना चाहते हैं। सो दैट्स कम्प्लीटली देयर चॉइस। क्राउन रूल के ही अंतर्गत एक बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूटेड और यू कैन से कि बहुत ही ज़्यादा विवादित टाइप ये कमीशन जो है साइमन कमीशन वो आई। साइमन कमीशन एक स्टैट्यूटरी कमीशन थी 7 लोगों की, जिसमें कि जॉन साइमन जो थे इसके हेड थे, तो इसलिए इसको साइमन कमीशन बोला जाता है। एंड उनको रिपोर्ट बनाना था कि इंडिया में क्या कंडीशन है उस चीज़ को लेकर के। अब इसमें जितने भी मेंबर्स थे आप जो है सभी के सभी अब इसमें क्या था कि सभी के सभी ब्रिटिशर्स थे, ओके, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। अब सारे के सारे ब्रिटिशर्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडियंस का इस चीज़ को लेकर के गुस्सा होना बहुत ही ज़्यादा वाजिब था, ओके। सो व्हाट हैपेंड दैट एवरीवन सेड दिस थिंग, साइमन गो बैक, राइट। बिकॉज एक ब्रिटिशर जो है, अगर ये सारे के सारे ब्रिटिशर्स हैं, वो तो अपने हिसाब से लेंगे ना, जो कि इनके क्राउन यानी कि इनके देश जो है उसको फ़ायदा पहुंचाएगा, उस हिसाब से वो डिसीजन लेंगे, ना कि इंडियन लोगों के हिसाब से सोचेंगे। तो इस कमीशन में इंडियंस का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बट इस चीज़ को नहीं सुना गया, ओके, इस चीज़ को नहीं सुना गया। लेकिन फाइनली इसको जो है वापस जाना पड़ा, खाली हाथ, टाटा बाय बाय। कम्युनल अवार्ड्स जो है वो दी गई, कम्युनल अवार्ड्स लाइक अगस्त 1932 में रामसे मैकडोनल्ड जो थे वो थे यहाँ पे। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ जो थी उसको रिकग्नाइज करना, उनको स्पेशल तरीके से ट्रीटमेंट देना, सो दैट यू आर स्पेशल एंड सो दैट आप जो हैं आपस में लड़ते रहते हैं ना, वो चीज़ें बढ़ती रहें, वो इनडायरेक्ट तरीके से। खैर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ जो देना वो सही था, लेकिन जिस तरीके से जिस सिचुएशन में दी गई थी दैट वाज नॉट राइट। सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग करी गई, बोला गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो दे दिया जाए मुस्लिम्स को, सिख्स को, इंडियंस को, क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को, और जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको भी। एंड ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो स्टेप्स हैं, इसको एज इट इज़ फॉलो भी किया गया, जस्ट अभी हमने देखा, ओके। अग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड डिप्रेस्ड क्लासेस वाज डन। पूना पैक्ट के अंतर्गत गांधी जी गए थे, तो पूना पैक्ट के अंतर्गत जो है कांग्रेस और डिप्रेस्ड क्लासेस के बीच में अग्रीमेंट हो गया कि ठीक है, मन मुटाव जो है वो नहीं रखा जाए, ओके। खैर, सो हियर वी कम टू एन एंड टू दिस फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस थर्ड चैप्टर। अब ये जो थर्ड चैप्टर है इसमें हम लोग देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इसमें जो है उतना अच्छे से दिख नहीं रहा है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज़ व्हाट वी विल बी सीइंग। तो यहाँ से जो है हम लोग नेक्स्ट ये जो क्लास होगी, नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपको अपलोड करूँगी ना, तो उसमें हम लोग चैप्टर 3 जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओके। सो इन द मीन टाइम डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू दैट, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियली वेरी ब्यूटीफुल सीरीज, जिसमें कि हम लोग पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत जो है कवर करने वाले हैं, ओके। सो डू सपोर्ट मी सो दैट वी कैन वर्क टुगेदर एंड बिल्ड योर फ्यूचर। आपका और आपके फ्रेंड्स का, हर किसी का जो फ्यूचर है वो बिल्डअप किया जा सके, ओके।
So take care guys, have a great time, see you in the next class, bye bye.